साथियों नमस्कार। आरआरबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम व्याकरण के अध्याय वर्ण की दृष्टि से स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हमने इससे पूर्व क्लास के अंदर वर्ण और वर्णमाला के बारे में, अक्षर और ध्वनि, इन सभी के अंतर को अच्छी तरह से समझा और आज हम वर्ण जिनके दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। वो अग्रलिखित बिंदुओं के सारे हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, वर्णों के दो प्रकार बताए हुए हैं। ये पूर्व क्लास में भी मैंने बताया था, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। आज हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब स्वर किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुंह या नाक से बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला के अंदर 11 स्वर निश्चित किए गए हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी परीक्षा के अंदर कई बार किया हुआ है। अब हम इसका वर्गीकरण करने से पूर्व एक बात और भी मैं बताना पसंद करूंगा कि अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो है 11 और मात्रा की संख्या पूछी जाए तो वो है दोस्तों 10। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो उसका एक ही उत्तर है कि अ के लिए कोई अलग से मात्रा तय नहीं की गई है और बाकी की मात्राओं का आपको पता ही होगा। और अगर नहीं है तो मैं यह अंकित कर देता हूं। जैसे आ की मात्रा के लिए ये चिन्ह है, ई की मात्रा के लिए ये है, बड़ी ई के लिए ये है, छोटा ऊ के लिए ये, बड़ा ऊ के लिए ये, और री के लिए ये, और ए के लिए ये, आई के लिए, और आउ के लिए, ओ के लिए, और ये हो गई आउ के लिए। अब दोस्तों, इसमें एक बात समझने योग्य ये भी है कि इन मात्राओं के अंदर भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात को भी कहा गया है। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है छोटी ई, बड़ी ई और री, ये स्त्रीलिंग स्वर है और इनको छोड़ करके बाकी के जो भी यहाँ पर स्वर दे रखे हैं वो पुल्लिंग स्वर हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है और वो प्रकार ये हैं, एक तो प्रयत्न के आधार पर और दूसरे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम इसके वर्गीकरण को आगे पढ़ रहे हैं। वो 3 आधारों पर है, जिसके अंदर एक तो है उत्पत्ति, दूसरा जाति और तीसरा है अनुनासिकता के आधार पर इसका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर स्वर। अब उत्पत्ति के आधार पर अगर हम स्वरों का वर्गीकरण करें दोस्तों, तो इसके अंदर आता है मूल स्वर और संधि स्वर। तो मूल स्वर, इसके अंदर जो ह्रस्व हैं वो हैं अ, ई, उ और री। अर्थात ये 4 मूल स्वर ह्रस्व हैं और बाकी के दीर्घ हैं। दीर्घ स्वर के अंदर अगर हम ले दोस्तों तो आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ये तीनों ही माने गए हैं। फिर आते हैं अपने संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर के अंदर क्या आएगा? ए, आई, ओ और आउ। अब आप इसकी गिनती कर सकते हैं दोस्तों कि मूल स्वर ह्रस्व वो 4 माने गए हैं, दीर्घ स्वर 3 माने गए हैं और संयुक्त स्वर 4 माने गए हैं दोस्तों। अब हम इसके वर्गीकरण को पढ़े तो मूल स्वर ह्रस्व यानी इनके उच्चारण के अंदर कम समय लगता है, ये मूल ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर, इसके अंदर ह्रस्व स्वर से भी दुगुना समय लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहा गया है। और संयुक्त स्वर है तो ये 2 भिन्न वर्णों के योग से इनका निर्माण हुआ है। अब कैसे हुआ है? जैसे हम ए को लें तो ए का निर्माण हुआ है अ प्लस ई बराबर ए होता है। आई का निर्माण आ प्लस ई बराबर आई होता है। आगे दोस्तों, जैसे ये ए हो गया, यहां पर ये आई हो गया, यहां पर ये ओ हो गया और यहां पर ये आउ हो गया। ए का वर्गीकरण अगर हम करें तो वो हो जाएगा आ प्लस ए। फिर हम आउ का अगर हम वर्गीकरण करें अ प्लस उ बराबर ओ और आ प्लस
ओ बराबर आउ हो जाता है। क्या हो जाता है? आउ हो जाता है। तो इस तरीके से ये संयुक्त स्वर है। और दोस्तों आगे के हम अध्यायों के अंदर संधि के रूप में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि इन जो संयुक्त स्वरों से संबंधित जो संधि का पाठ भी है तो उसके अंदर गुण संधि और वृद्धि संधि, जिसको आप जब भी समझेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत ही सुविधा होगी। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब दोस्तों हम आगे का जो स्वरों का वर्गीकरण है वो मुख है, होठ है, जीभ है इत्यादि के आधार पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम मात्रा के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन इस तरीके से किया हुआ है। इसमें एक तो है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। ह्रस्व के अंदर क्या होता है कि उच्चारण के अंदर बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ और रे, यानी ये चार ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के अंदर बहुत कम समय लगता है और दीर्घ के अंदर इससे दुगुना समय लगता है। तो दोस्तों इसका भी हम वर्गीकरण करें तो इसके अंदर इन्हीं वर्णों को समाहित किया गया है जो निम्नलिखित है। तो आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए, आई, ओ और आउ, इनको इसके अंदर समाहित किया गया है। तो अब ये तो हो गए संख्या के हिसाब से 4 और ये हो गए आपके दोस्तों 7। टोटल कितने हो गए? 11, कि ये हमारे हिंदी वर्णमाला के अंदर 11 स्वर हैं। अब दोस्तों इसमें हम आगे बढ़ते हैं जीभ के आधार पर, कि इसके अंदर अग्र, मध्य और पश्च, इस तरीके से आपको एक डायग्राम खींचना है। और इसमें देखो दोस्तों समझने के हिसाब से एक बेस्ट तरीका मैं आपको साथ ही साथ बताने जा रहा हूं कि आपको 2 चीज याद रखनी है, या तो अग्र और मध्य या मध्य और पश्च। तो मैं समझता हूं कि ये तरीका थोड़ा आसान ज्यादा रहेगा। सबसे पहले आप मध्य को समझे कि आप अग्र, मध्य और पश्च लिखने के पश्चात सबसे पहले मध्य में आए और इसके अंदर अ को अंकित कर लें। फिर अग्र भाग के अंदर जो उच्चारण होता है ई और ए आई, ये लिख दो। ये लिखने के पश्चात जो पीछे छूट जाते हैं वर्ण वो आप पश्च भाग में डाल सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मध्य के अंदर अ को लिख दिया और अ लिखने के बाद इसी जाति समूह की आकृति वाले यहाँ पीछे लिख दो, फिर जो बचे हैं वहां आप आगे वाले में सेट कर दो। तो इस तरीके से भी याद हो सकता है। अब जीभ के हिसाब से अगर इसका जो वर्गीकरण किया है तो अगर हम उच्चारण करते हैं ई, ए, आई, तो ये हमारे जीभ के आगे के भाग से इनका उच्चारण होता है। अ है तो वो मध्य भाग से होता है, यानी जीभ का जो मध्य वाला भाग है इससे इसका उच्चारण आसान होता है। फिर पश्च भाग में आ, क्योंकि ध्वनि अंदर से आ रही है तो वो जीभ के पीछे वाले भाग से प्रभावित हो रहे हैं ये। तो आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है और आउ। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम होठों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो इसके भी 2 प्रकार हमारे सामने आते हैं। एक तो होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अर्धवृत्ताकार। तो वृत्ताकार से हमारा तात्पर्य यह है कि इनके उच्चारण करते समय होठ अपनी गोलाकार आकृति को ले लेते हैं, पूरी तरह से गोल हो जाते हैं। और गोल हो जाते हैं तो उस समय जो स्थिति बनती है वो वृत्ताकार होती है। और जिसमें उच्चारण करते हैं होठ पूरे गोल ना होकर के आधे ही गोल हो पाते हैं तो उनको अर्धवृत्ताकार के नाम से जाना जाता है। जैसे ऊ, ओ, आउ, औ, तो इनका जब उच्चारण करते हैं तो होठ पूरी तरह से गोल हो जाता है। तो आप इनको याद रखें। ये फिर ये अगर आपको याद हो गए तो जो पीछे बचे हुए हैं वो इसको आप यहाँ पर डाल देना। जैसे अ, आ, ई, ए और आई, इनके अंदर होठ पूरी तरह से गोल नहीं होते हैं, इसलिए इनको अर्धवृत्ताकार कहा जाता है। आगे मुखाकृति के आधार पर अगर हम इसका वर्गीकरण करें दोस्तों तो ये 4 प्रकार से किए गए हैं। तो सबसे पहले आता है संवृत, फिर आता है अर्धसंवृत, तीसरा आता है विवृत और चौथा आता है अर्धविवृत। अब दोस्तों आपको यह समझना है कि संवृत का अर्थ क्या होता है। संवृत का मतलब होता है बंद, अर्थात इनके उच्चारण के दौरान मुख लगभग बंद ही होता है
और अर्धसंवृत में थोड़ा बहुत खुला हुआ होता है और विवृत के समय मुंह पूरा खुला हुआ होता है और अर्धविवृत के अंदर पूरे मुंह की बजाय थोड़ा कम खुला हुआ होता है। अब दोस्तों इसका वर्गीकरण हम इस तरीके से करें तो आपको समझने में आसानी होगी दोस्तों। तो हम सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा रहेगी। तो सबसे नीचे दोस्तों सबसे पहले आप अ को रख लो, अ। फिर आगे बढ़ते हैं, विवृत के अंदर आपको लिख देना है दोस्तों आ। फिर हम इस बीच वाले भाग को छोड़ लेते हैं, फिर यहां आ जाते हैं। देखो दोस्तों समझना इसको, ई, फिर आ जाता है बड़ी ई, फिर आ जाता है छोटा ऊ और फिर आ जाता है बड़ा ऊ। अब हम ऊ के बाद में जस्ट आगे वाले सिंगल मात्रा वाले दो शब्दों को पकड़ लेते हैं, दो अक्षरों को पकड़ लेते हैं दोस्तों। तो हमारे सामने एक तो बचता है ए और दूसरा बचता है ओ। ये लिख दिए। अब इनके लिखने के पश्चात अब आपको ध्यान धरना है भाई कि अब बाकी कौन रह गया। तो बाकी यहाँ पर रह गया है तो वो आपको यहाँ पर ये लिख देना है आई। तो आई को हम यहाँ पर रख देते हैं। दोस्तों आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर किन किन बिंदुओं के सारे ये कार्य हम करेंगे जो अगर लिखित है दोस्तों। कंठ यानी कंठ के द्वारा जो उच्चारित होने वाले स्वर, जैसे दोस्तों अ, आ, फिर यहाँ पर तालव्य के अंदर आ जाएगा ई, होस्ट के आधार पर आ जाएगा उ, मूर्धन्य के आधार पर आ जाएगा रे, कंठीय के आधार पर आ जाएगा ए, आई और कंठ ओष्ठ के आधार पर आ जाएगा ओ और आउ। कि जब भी आप इसका वर्गीकरण करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले कंठ, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ, तालव्य और कंठ ओष्ठ को स्थान दें और इसी आधार पर आप जैसा हम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर स्वरों का उच्चारण करते हैं क्रमबद्ध रूप से, उसी तरीके से आपको ये लिखना है कि जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो एक तो होते हैं सजातीय। तो सजातीय के अंदर जैसे देखो अ और आ का एक सजातीय वर्ग है, ई और ई दोनों ही, उ और उ यानी दोनों ही समान रूप से दिखने वाले, समान जाति वाले, तो वो सजातीय के अंदर आते हैं। दूसरा आता है विजातीय, जैसे अ और ई हो सकता है, अ और उ हो सकता है, ई और उ हो सकता है। तो ये विजातीय स्वरों की श्रेणी के अंदर आते हैं। अब अगला है अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर स्वर दो प्रकार के बताए गए हैं, जिसके अंदर पहला है निर्नुनासिक और दूसरा होता है सानुनासिक। तो निर्नुनासिक का मतलब ये होता है कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा केवल मुख से निकले तो वो निर्नुनासिक होते हैं। क्या होते हैं वो? निर्नुनासिक होते हैं। यानी इसके अंदर हवा का सिर्फ और सिर्फ मुंह से ही निकलना होता है। लेकिन दोस्तों सानुनासिक के अंदर जिन स्वरों का उच्चारण हम करते हैं तो उस दौरान हवा मुख और नाक इन दोनों से निकलती है, तो वो होती है सानुनासिक। तो दोस्तों ये भी बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पर चंद्र बिंदु इसका एक निशान है, जैसे हम लिखते हैं आंख, तो ये चंद्र बिंदु लग गया। लेकिन अगर हम इसमें अगर उच्चारण के तौर ऐसे लिख दे एक शब्द कि भाई अमर, तो ये निर्नुनासिक की श्रेणी के अंदर ही आएगा। अब आता है दोस्तों आगे का एक बिंदु और, जो इनका संबंध न तो स्वर से है और न व्यंजन से है। तो ऐसे जो हमारी हिंदी वर्णमाला के अंदर अम और अह दो को लिया गया है, जो कि आयोगवा की श्रेणी के अंदर आते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में यही उठ रहा होगा कि आयोगवा होते क्या है। तो दोस्तों इसको न तो हम स्वरों की श्रेणी के अंदर मान सकते हैं और न इनको हम व्यंजन की दृष्टि से इनको उस श्रेणी के अंदर चुन सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही मात्राओं के बीच की मात्राएं हैं। तो स्वर और व्यंजन के बीच की मात्राएं हैं, ये न स्वर है और न ही व्यंजन है, इसीलिए इनको आयोगवा के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर एक तो आता है दोस्तों अनुस्वार और दूसरा आता है दोस्तों विसर्ग। अनुस्वार के अंदर अंग की मात्रा लगती है, जैसे हम देखते हैं शब्द लिख देते हैं भाई हंस, कंस, ये ऐसे शब्द।
और विसर्ग के अंदर आपको पता ही होगा, जैसे ये दुख, इस प्रकार के शब्दों को हम लिखते हैं तो वो इसके अंदर आते हैं दोस्तों। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्वरों के वर्गीकरण में दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आप हमारे चैनल के अंदर बिल्कुल ही नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं व्यंजन के नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।